दोस्तों नमस्कार। जो सवाल सूडान और सोमालिया के वक्त नहीं उठा, जो सवाल यमन और सीरिया के वक्त नहीं उठा, जो सवाल गाजा पट्टी और फिलिस्तीन के वक्त नहीं उठा, जो सवाल ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के वक्त नहीं उठा, वो सवाल ईरान पर हमले के बाद उठने लगा है। याद कीजिए 22 साल पहले सबसे बड़ा ऑपरेशन, एक साथ 2,95,000 सैनिक कुवैत के रास्ते इराक में घुसे थे। अमेरिका और सहयोग देशों के सैनिक थे और 20 मार्च 2003 को यह ऑपरेशन शुरू हुआ, मई के महीने में खत्म हुआ। इराक पर जो आरोप लगाए गए थे कि उसके पास केमिकल हथियार हैं, मास डिस्ट्रैक्शन के हथियार हैं, कुछ भी नहीं मिला। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर अरब देश कहें, मिडिल ईस्ट कहें, पश्चिम एशिया कहें, एक लंबी कतार है देशों की। तमाम जगहों पर कार्रवाइयां होती रही, लेकिन सवाल नहीं उठे। सवाल उठे भी तो वह अमेरिका तक नहीं पहुंचे। इजराइल की ताकत और इजराइल के तौर तरीकों को लेकर सवाल दुनिया भर में जरूर उठे, लेकिन उसी इजराइल के पीछे अमेरिका हमेशा से खड़ा था। और आज की तारीख में भी अगर अमेरिका का बजट या इजराइल को दी जाने वाली मदद, उसके दस्तावेजों को टटोलेंगे तो हर बरस 50,000 करोड़ से ज्यादा करेंसी दी जाती है इजराइल को। इस वक्त भी दी गई, लेकिन पहली बार सवाल ईरान पर हुए हमले के बाद न सिर्फ इजराइल को लेकर बल्कि उसके नेता बेंजामिन नेतान्याहू को लेकर उठने लगे हैं। और इन सवालों के दायरे में अमेरिका भी आ रहा है। अमेरिका की पूरी कूटनीति आ रही है, अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, और वह भी हथियारों को लेकर मदद करने के जो तौर तरीके इजराइल के साथ हैं, सब कुछ इस दायरे में है। और अमेरिकी तौर तरीके गवर्नेंस के तौर पर या राष्ट्रपति के निर्णय के आश्रय कोई दूसरा शख्स नहीं उठा रहा है, बल्कि अमेरिका के भीतर पूर्व राष्ट्रपति भी अब यह सवाल उठाने लगे हैं कि जिस रास्ते अमेरिका मिडिल ईस्ट को लेकर चल पड़ा है, ऐसे में आने वाले वक्त में अमेरिका के साथ कौन खड़ा होगा। और अमेरिका को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो नई गठबंधन की सोच ताकतवर देशों के बीच बन रही है, जिसका नजारा लगभग 16 घंटे पहले यूनाइटेड नेशन में खुले तौर पर तब नजर आया जब रूस और चीन ने यूनाइटेड नेशन में बैठक बुला ली, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में, यह कहकर कि जो आरोप इजराइल लगा रहा है ईरान के ऊपर में, उसका कोई आधार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तो होना चाहिए। और एक झटके में तार जोड़ दिए गए IAEA के प्रमुख के साथ, यह कहते हुए कि आप ही बताइए, क्या वाकई ईरान परमाणु हथियारों से लैस है? क्या वाकई ईरान उस मुहाने पर पहुंच चुका है जहां पर अगर इजराइल हमला नहीं करता तो वो परमाणु हथियार बना लेता? और जो जानकारी वहां पर दी गई, उसमें समूचे विश्व के सामने यह सवाल और बड़ा हो गया, क्या वाकई इजराइल अमेरिका के साथ खड़े होकर उस ताकत के साथ किसी भी देश को, और खास तौर से मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया में, दबा सकता है, जबकि उसके पास कोई अपना आधार ही नहीं है। वह खुद NPT के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, जबकि ईरान उसके साथ जुड़ा हुआ है। और जो संधि बनाई गई, उस संधि के पीछे दुनिया के आधे दर्जन से ज्यादा विकसित देश थे। उस संधि से पीछे कोई दूसरा नहीं हटा, अमेरिका ही हटा। और अमेरिका ने ही 2015 की संधि को 2018 में खारिज कर दिया। और नया सवाल यह आ गया जब उसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर हथियारों को ईरान नहीं बनाएगा, 5 दौर की बातचीत हो गई, तो छठे दौर की बातचीत शुरू होने से हफ्ते भर पहले ही, या कहें 4 दिन पहले ही, यह हमला क्यों कर दिया गया? यह तस्वीर है आपके सामने, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बाकायदा IAEA के चेयरमैन जानकारी दे रहे हैं कि हकीकत क्या है ईरान की।
राफेल मैरिनो ग्रोसी, आईईए के चीफ, ये जानकारी यूनाइटेड नेशन में दे रहे थे कि दरअसल ईरान को लेकर इजराइल ने जो कुछ कहा उसके पीछे कोई आधार नहीं है। और इसके बाद परिस्थितियां इस रूप में भी निकली कि सवाल सिर्फ रूस और चीन भर का नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर टकराव को लेकर अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन नजर आते हैं। सवाल तो यह है कि नाटो कंट्रीज के बीच से, यूरोप के देशों के बीच से यह सवाल उठने लगे, क्या वाकई इजराइल जिस दिशा में जा रहा है उसको जाने देने की इजाजत देनी चाहिए, या फिर मसला कुछ और है। और यह मसला सीधे सीधे कहीं ऐसा तो नहीं है वो नेतान्याहू की कुर्सी से जुड़ा है, उनकी अपनी सत्ता से जुड़ा है। क्योंकि तमाम यूनाइटेड नेशन के बीच चर्चा जो निकल कर आई, और जो चर्चा होते होते ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक तक में चली गई, उसमें यह सवाल और बड़ा हो गया, किस तरीके से इराक पर जब ये आरोप लगाए गए थे कि आपके पास केमिकल हथियार हैं, यानी रासायनिक हथियार हैं, और जो आप डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं वो वेपन फॉर मास डिस्ट्रक्शन के तौर पर आपके पास मौजूद है। यह अलग मसला है कि मई 2003 में जब 3 महीने के बाद, मार्च के बाद मई में जब ऑपरेशन पूरा हुआ तो कुछ भी नहीं निकला। सद्दाम हुसैन मारे जा चुके थे। सद्दाम हुसैन को तानाशाह कहने में किसी ने भी कोई कोताही नहीं बरती। लेकिन यह पहला मौका है जब यह सवाल नेतान्याहू के साथ जुड़ता चला जा रहा है। यहां तक कि तुर्की के एर्डोगन कह रहे हैं कि दरअसल नेतान्याहू तानाशाह हैं। दूसरी तरफ बिल क्लिंटन, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति, यानी जॉर्ज बुश से ठीक पहले बिल क्लिंटन थे। हालांकि वो डेमोक्रेट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत साफ तौर पर जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, वो बहुत सीधे तौर पर नेतान्याहू को कटघरे में ये कहकर खड़ा कर रहे हैं कि अमेरिका को कोई निर्णय लेना चाहिए। जिन बातों का जिक्र बिल क्लिंटन ने किया उसका मजमून हम आपको सुनाए, उससे पहले जरा सुन लीजिए। उनका कहना है कि नेतान्याहू लंबे समय से ईरान से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह से वे हमेशा के लिए पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसे शांत करने की कोशिश करनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वहां कोई भी ऐसा करेगा जिससे हम मध्य पूर्व में अपने दोस्तों को यह विश्वास दिला पाएं, या हमें दिलाना ही होगा कि हम उनके साथ खड़े हैं और उनकी रक्षा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अघोषित युद्धों को चुनना, जिसमें मुख्य पीड़ित नागरिक हैं जो किसी भी तरह से राजनीतिक रूप से शामिल नहीं हैं, बस सभ्य जीवन जीना चाहते हैं, बहुत अच्छा समाधान ऐसे में नहीं निकलेगा जिस रास्ते चल पड़ा इजराइल और अमेरिका पीछे खड़ा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमें ईरान को परमाणु हथियार रखने से, या कहीं रखने से रोकने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। मुझे लगता है ऐसा करने की कोशिश की हमें कुछ सफलता भी मिल जाएगी, लेकिन हमें नागरिकों को पूरी तरह से सुरक्षा देनी होगी। लगातार हत्या नहीं हो सकती है। जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते वे बस जीने का एक मौका चाहते हैं, लेकिन कोई अपनी सत्ता की खातिर युद्ध की दिशा में पूरे देश को ढकेल दे, यह स्थिति नेतान्याहू की आ चुकी है। ये बिल क्लिंटन कह रहे हैं। Mr. Netanyahu has long wanted to fight Iran because that way he can stay in office forever and ever. I mean, he's been there most of the last 20 years. But I think we should be trying to diffuse it. And I hope President Trump will do that. I hope anybody there will do that. We've got to stop. We got to convince our friends in the Middle East that we'll stand with them and try to protect them. But choosing undeclared wars in which the primary victims are civilians. सिर्फ क्लिंटन ही क्यों, जेफरी सेच तो इससे और कई कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने कहा कि दरअसल इजराइल की पूरी पहल जो है किसी आतंकवादी देश की तर्ज पर है। वो यही नहीं रुके,
उन्होंने उन तमाम परिस्थितियों में मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के भीतर जो इजराइल ने बीते दिनों हमले किए उसका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया। और इस दौर में अमेरिका के भीतर यह बहस बड़ी हो चली है कि इजराइल दोहरे मापदंड अपना रहा है और अमेरिका उसके साथ खड़ा है। और खुद इजराइल ने अगर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को नहीं माना जो परमाणु हथियारों को लेकर है, ना वो IAEA को अपने देश में आने देता है और ना ही NPT पर हस्ताक्षर करता है, जबकि दूसरी तरफ हस्ताक्षर ईरान ने किए हुए हैं, तो क्या ये एक दोहरे मापदंड की स्थिति में खुद परमाणु शक्ति हो जाना और दूसरे पर टारगेट इसलिए करना कि वो परमाणु शक्ति ना हो जाए और इसमें अमेरिका द्वारा कोई निर्णय लेना या नहीं लेना, ये परिस्थितियां अमेरिका को कमजोर तो नहीं कर रही है? यह सवाल अमेरिका के भीतर का है, क्योंकि ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ, गैर कानूनी तरीके से क्षेत्रीय शांति के लिए इसको खतरनाक बताया गया। यह माना गया कि दरअसल जो वैश्विक स्तर पर जो टकराव और अस्थिरता हो रही है उसके दायरे में चीन और रूस भी आ रहे हैं, जिसका जिक्र खुले तौर पर उन्होंने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में किया। गाजा पर हमला क्रूर तरीके से एक तरफा हुआ, हजारों हजार लोग मारे गए, उस वक्त भी अस्पताल पर निशाना साधा गया। तो इस वक्त अगर ईरान के मिसाइल इजराइल के अस्पतालों पर गिर रहे हैं तो फिर चिंता किस बात की है? युद्ध की दिशा में यह कदम तो उठेंगे ही। और अमेरिका और ईरान के बीच जब 5 दौर की बातचीत हो चली थी परमाणु हथियारों को लेकर, और खुद मार्च में ही जब अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस ने खुले तौर पर उसकी डायरेक्टर तुलसी गाबार्ड ने जब कहा तो संसद में जानकारी दी कि ईरान परमाणु हथियार बनाने का काम नहीं कर रहा है, तो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तुलसी गाबार्ड की बात को ही खारिज क्यों कर दिया और कहा कि नहीं? क्योंकि व्हाइट हाउस ने कल ही यह बयान जारी किया कि वो कभी भी किसी क्षण भी परमाणु हथियार बना सकता है, और व्हाइट हाउस ने अपने ही इंटेलिजेंस डायरेक्टर को, जो नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गाबार्ड है, उनकी बात को खारिज कर दिया। यानी टकराव की परिस्थिति इजराइल से शुरू होकर अमेरिका तक के भीतर अगर जा रही है तो अमेरिका के सामने क्या वाकई यह सवाल अब बड़ा हो चला है कि वह किस तरीके से इजराइल या कहें नेतान्याहू के पीछे खड़े हों? जबकि अलग अलग विशेषज्ञों की राय इस दौर में और साफ है कि दरअसल नेतान्याहू की लीडरशिप ने मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न एशिया में शांति को भंग किया है, आतंक को बढ़ावा दिया है, अवैध सेटलमेंट को विस्तार दिया है, एग्रेसिव नेशनलिज्म के साथ वो अपने आप को खड़ा करना चाहता है। 2 स्टेट सॉल्यूशन जो होता है, यानी एक तरफ आप दूसरे को भी मान्यता दें, उससे आपने पीछे हाथ खींच लिए हैं। नफरत को हवा दे दी गई है, जिसके चलते ही 1995 में इजराइल के जो प्रधानमंत्री याजक रॉबिन हुआ करते थे उनकी हत्या हो गई, और उसके बाद से फिलिस्तीन और इजराइल का टकराव बढ़ने लगा। और उस पूरी फहरिस्त में तमाम देशों के साथ जो भी जिस तर्ज पर हुआ वह भी अब नया सवाल है। लेकिन उसके आगे का सवाल है जो तबाही इस पूरे क्षेत्र में मच रही है। उससे पहले तबाही के दृश्यों को आप देखें, हमें लगता है जो राय इस दौर में उभर कर खास तौर से यह आ रही है, जेफरी सच जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपने एक एक करके हर देश को निशाना बनाया और फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके फिर आगे विस्तार करने की दिशा बढ़ा दी, फिर गाजा पर, और इसीलिए सूडान हो, सोमालिया हो, इराक हो, हर क्षेत्र को घेराबंदी अपने अनुकूल की और अब ईरान आपके टारगेट में है। He lays out one by one. Yes, of course, Iran is the central one in his mind, but so too is Iraq under Saddam. He supported Hamas. So too is Bashar al-Assad in Syria. Iran, Iraq, Lebanon, Syria, Somalia, Sudan, and Libya. And you know what the plan was? 7 wars in 5 years. The U.S. using Israel? No. This is Israel using the U.S. as if our military is in their hands, which in effect it is. You take Wolfowitz and you take Faith and you take these neocons and you take Netanyahu. They game planned the whole thing out. Well, I regard Netanyahu as having been our greatest disastrous president of the 21st century because he ran American foreign policy for 20 years and he cost us trillions of dollars. And where is the Middle East today?
war in Syria, war in Lebanon, war in Palestine, unrest in Iraq, war in Yemen, chaos in Sudan, chaos in Somalia, chaos in Libya. Great job, Bibi. You did a terrific job. सिर्फ बिल क्लिंटन या जेफरी सच ही नहीं बल्कि कई लोगों की राय इस दौर में एक झटके में टू स्टेट नेशन की दिशा में उठने लगी है। और टू स्टेट नेशन का बहुत साफ होता है मतलब स्वतंत्र फिलिस्तीन और इजराइल के साथ सुरक्षा और सम्मान, यानी सभी मिलकर रहें। यह परिस्थिति इस दौर में ईरान पर हमले के बाद एक झटके में पुराने मुद्दों को उभार कर सामने लाकर खड़ा कर चुकी है। और शायद इसीलिए युद्ध कहीं ज्यादा भयानक है। अब यूनाइटेड नेशन ने खुले तौर पर यह मान लिया है और यह भी मान लिया है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति या फिर नेतान्याहू को यह लगने लगा है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना लेगा, तो सवाल यह है कि न्यूक्लियर स्टेट होने के बाद कोई उससे युद्ध नहीं लड़ेगा। और यह रास्ता अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कितना भयावह होगा कि अगर युद्ध से बचना है तो आपके पास परमाणु हथियार होने चाहिए। क्योंकि अगर उससे हटकर भी परिस्थितियों को देखें तो शहर दर शहर बर्बाद हो रहे हैं। ईरान तो सिविलाइजेशन आज से नहीं, मेसोपोटामिया उस दौर को याद कीजिए, उस दौर से उसके जो रूट्स थे, हमले वहां हो रहे हैं। और आज भी इजराइल ने सुबह ही ईरानी शहर, वो खोरमाबाद हो, कोम हो, इस्फहान हो, तमाम जगहों पर मिसाइलें दागी गई। 5 लोगों की मौत हुई, 4 लोग घायल हुए। अभी तक लगभग 657 लोगों की मौत हो चुकी है, 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं है कि इजराइल महफूज है। इजराइल के शहर और उसमें भी तेल अवीव निशाने पर है। जो दृश्य नजर आता है उसमें तेल अवीव में इजराइल का गृह मंत्रालय वह भी निशाने पर आया और धू धू कर कर जलता हुआ दिखाई दिया। जो भी हथियार ईरान ने अपने पर्वतमाला के नीचे छुपा कर रखे, उसके दृश्य भी उभर कर सामने आ रहे हैं। तो इस भयावह स्थिति को यूनाइटेड नेशन के भीतर भी आवाज है। रशिया और चीन अमेरिका को रोकने के लिए उन तमाम परिस्थितियों का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का इस्तेमाल करते हुए बतला रहे हैं कि कैसे संप्रभुता पर हमला हुआ है। और ऐसे में यूनाइटेड नेशन अपने ही आर्टिकल 51 को लेकर खामोश रहेगा। लेकिन एक दृश्य देखिए, एक तरफ ईरान के हथियारों की पूरी खेप जो निकल रही है और दूसरी तरफ तेल अवीव शहर का एक हाल जो कि गृह मंत्रालय बताया जा रहा है। युद्ध के इस दृश्य के बीच में यह भी बड़ा सवाल है, क्या वाकई खामेनेई बंकर में मौजूद हैं और बंकर निशाने पर अमेरिका के है? क्योंकि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब यह कहा कि वो चाहें तो एक क्षण में खत्म कर सकते हैं, लेकिन अभी वह मारेंगे नहीं। इजराइल के भीतर का संकट यह है कि नेतान्याहू एक बात समझ चुके हैं, युद्ध जिस तर्ज पे शुरू किया गया उस तर्ज पे यह खत्म होगा नहीं। और अगर खामेनेई की सत्ता बरकरार रहती है या ईरान में कोई सत्ता का परिवर्तन नहीं होता है तो फिर उनकी अपनी सत्ता पर आंच आएगी। और उससे पहले उनके जहन में यह बात भी ये होनी होगी कि क्या इजराइल के भीतर भी सत्ता परिवर्तन इस दौर में हो सकता है, और इसको लेकर क्या अमेरिका अपनी सहमति देगा या कम से कम इस युद्ध के बाद एक सहमति समझौते के साथ जो ईरान के साथ उसे करना है उसके बाद अमली जामा धीरे धीरे पहनाएगा। ये सारे सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस दौर में इजराइल ने ईरान की एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट और उनकी पत्नी जो अपने घर में मौजूद थे या कहें अपने अपार्टमेंट में मौजूद थे, साइंटिस्ट इसार ताबतबाई कमशे, उन दोनों पर निशाना साधा ड्रोन से और दोनों मारे गए। इन सब के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर दी कि दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने
3 मौलवियों को अपनी मौत के बाद संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर नॉमिनेट किया है और इजराइल की तरफ से लगातार जो हत्या की धमकी दी जा रही है वो एक बंकर में छुपे हैं और उस बंकर की जानकारी अमेरिका के पास है, यानी अमेरिका के निशाने पर वो हो सकता है। और शायद इसीलिए यूनाइटेड नेशन के भीतर रूस और चीन दोनों ने यह सवाल खड़ा किया कि अगर खामनेई की हत्या हो जाती है तो उसके बाद परिस्थिति और ज्यादा विकट हो जाएगी। यानी जो सोच रहे हैं कि सुप्रीम लीडर को मारने के बाद ईरान उनके कब्जे में होगा या फिर न्यूक्लियर हथियार जो ईरान बना रहा है वो नहीं बना पाएगा, या फिर जो एक इस्लामिक रिपब्लिक का सवाल है उसको वो खत्म कर देंगे, तो उससे आगे हटकर पहली बार कम से कम यूनाइटेड नेशन में चीन और रशिया एक साथ खड़े हुए हैं। समझना होगा इस दौर में पूरे इलाके की उस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के दायरे को। एक वक्त 94 में जम्मू कश्मीर को लेकर यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था। उस वक्त भारत का साथ ईरान ने दिया था। ईरान के साथ एक पारंपरिक और सभ्यता वाली करीबी या कहें कूटनीतिज्ञता या कहें विदेशी नीति ईरान के साथ की रही है। इस दौर में भारत की कूटनीति बदली, विदेश नीति बदली, भारत इजराइल के साथ खड़ा नजर आया। इजराइल को लेकर जो मिडिल ईस्ट के देश थे उनके भीतर भी अब आक्रोश है और पुरानी बातों को वह खोलना चाह रहे हैं और निशाने पर अमेरिका आ रहा है। और अमेरिका की मुश्किल यह है कि अभी तक वह इजराइल के जरिए पूरे पश्चिम एशिया और मिडिल ईस्ट को अपने अनुकूल करता रहा और हमेशा माना गया कि दरअसल इजराइल जो करता है उसके पीछे अमेरिका खड़ा है। लेकिन अमेरिका अपने तौर पर कुछ नहीं करता है। लेकिन अब तो कम से कम ईरान पर हमले के बाद यह खुला संदेश ट्रंप की अपनी कूटनीति के फेल होने को लेकर है, क्योंकि अमेरिका के भीतर ही सवाल है कि ट्रंप ने शुरुआती दौर में तेहरान खाली करने का जो धमकी दिया, जिस तर्ज पे उन्होंने खामनेई को निशाने पर लेने का जिक्र किया, जिस तरीके से उन्होंने कहा डील को मान लो नहीं तो पछताओगे, जिस तरीके से इजराइल के पीछे खड़े होकर ईरान को टारगेट करते करते वह इस स्थिति में आ गए कि अब किस दिन हमला होगा और बाद में 2 हफ्ते के लिए टाल दिया। यह सारी परिस्थिति बतलाती है कि दरअसल युद्ध कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान से निकलकर ईरान और अमेरिका की दिशा में उस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के दायरे में जा चुका है जहां पर अमेरिका परोक्ष या अप्रोक्ष दोनों स्थिति में अब कैसे खड़ा होगा, उसी के सामने बड़ा सवाल है। और शायद इसीलिए अगर अमेरिका का अपना सवाल होगा, ट्रंप का अपना सवाल होगा, रिपब्लिकन्स के भीतर उठते हुए सवाल होंगे, तो समाधान इजराइल से निकलेगा, ईरान से नहीं। और इजराइल का मतलब समाधान नेतान्याहू के जरिए निकलेगा। इसीलिए नेतान्याहू को लेकर अब इजराइल के भीतर भी सवाल है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सवाल है, क्या यह युद्ध इजराइल का नहीं नेतान्याहू का है? जवाब अगले 48 घंटों में आएगा जरूर, क्योंकि कूटनीतिक मिसाइल उस दिशा में जा चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।